ओके। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको याद रखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, वो कौन से फॉर्मूलेज हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है पी का। P इज इक्वल टू वी है। अब P मतलब क्या होता है? P मतलब होता है पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? हमेशा वैट में होता है। पावर मतलब होता है कि कोई भी जो अप्लायंस होता है उस अप्लायंस का पर्टिकुलरली एक पावर होता है जिसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। ठीक है, फिर V। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं विद द लेटर V। V का मतलब होता है वोल्ट। नेक्स्ट होता है आई। आई का मतलब होता है करंट। करंट को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ए से। ए का मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P का मतलब वही है, I का मतलब वही है। अब इसमें सिर्फ जो R है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। ठीक है, ओम्स होता है इसका यूनिट। ओके, और जो तीसरा फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कैसे करते हैं? देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अप्लायंस है जिसका पावर है 100 वैट। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट, और इसमें से हमें निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास P दिया हुआ है, मेरे पास V दिया हुआ है, मेरे पास I भी दिया हुआ है, मतलब मेरे को I निकालना है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें P V I ये तीनों चीजें हैं? फर्स्ट फॉर्मूला, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर कितना है? 100 है, V 50 है, और मेरे को I निकालना है 51 जा 52 जा, तो करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। मतलब ये जो अप्लायंस है, इस अप्लायंस में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ओके, सिमिलरली उसी तरह अगर मान लीजिए इधर आई ना होता, इधर आर होता, तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला देखता जिसमें पी भी है, वी भी है, आर भी है। पी वी आर, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाकर मैं इसमें से आर निकाल सकता हूँ। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया दिया गया एक अप्लायंस है, जिस अप्लायंस में बोला है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर का, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम्स है, इसका पावर निकालना है। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें पी भी है, आई भी है, आर भी है। तो पी आई आर वाला ये वाला फॉर्मूला, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, बट आप फिलहाल अभी इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है हीट का। हीट, हीट का फॉर्मूला, जो हीट होता है ना, हीट इज नथिंग बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एक एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर एच ही नहीं लिखूंगा, मैं एच लिखूंगा। एच का मतलब ही होता है हीट एनर्जी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एच का मतलब होता है हीट एनर्जी, और वो हमेशा जूल में होता है। ओके, तो यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले हैं पावर के। यहाँ पर मैं हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। सिंपल है, पावर इंटू टाइम। इसमें जो टाइम होता है ना, वो इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से, और उसका यूनिट जो होता है वो हमेशा होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। ओके, तो मेरा पावर कितना है? वी आई है, तो मैं एच इज इक्वल टू वी आई टी लिखूंगा। है ना, पावर वी आई है ना, तो मैं वी आई लिखूंगा और ये इंटू टी। मेरा पावर कितना? आई स्क्वायर आर है ना, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और तीसरा फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये मेरे तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ओके, पीजी का, तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज हो गए पावर का, और हीट और एनर्जी का ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज हो गए। तो बस आपको ये याद रखना है। ओके, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रहते हैं तो बाकी सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये तो कुछ फॉर्मूला है भी नहीं, बेसिकली ये तीन ही फॉर्मूले। ओके, आपको बस इसमें याद रखना है कि हीट एनर्जी जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है, जिसमें टाइम जो होता है वो आपका हमेशा सेकंड में होता है, जो हीट एनर्जी रहता है वो हमेशा आपका जूल में रहता है। ओके, चलिए अगर आपको ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ।
इसमें जो टी होता है वो किस में होता है, वो सेकंड में होता है, याद रखना, ठीक है। टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक अप्लायंस है और इस अप्लायंस में करंट आ रहा है मान लीजिए 20 एम्पियर का, ठीक है। और आपको बोला है कि इस ये जो अप्लायंस है, इस अप्लायंस की रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 10 ओम्स, और आपको निकालना है कि इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, इसका पावर कितना है। बड़ा सिंपल सवाल है। P इज इक्वल टू, मेरे को देखना पड़ेगा ऐसा फॉर्मूला जिसमें आई भी है आर भी है। तो मेरे को सेकंड फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो मैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करूंगा। आई कितना है, 20 का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 400 इंटू 10, दैट इज 4000। यूनिट क्या होता है पावर का, P का यूनिट होता है पावर, मतलब P को बोलते हैं पावर है और उसका यूनिट होता है वैट, तो ये हो जाएगा 4000 वैट। ओके, बड़ा सिंपल सवाल था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जो करंट फ्लो हो रहा है, इट्स फ्लोइंग फॉर टाइम लेट्स से इक्वल टू 10 मिनट्स, व्हाट विल बी दी, व्हाट इज दी एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो बड़ा सिंपल है, मेरे को एच निकालना है। अगेन मेरे को एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें आई आर टी दोनों है, ये वाला फॉर्मूला है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, बाय द वे ये जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स आई स्क्वायर आर टी। ओके, सो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है, आई है 20 का स्क्वायर, आर कितना है 10 है, टाइम 10 मिनट है, बट मैं 10 मिनट नहीं लूंगा उसको, मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मेरा टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मिनट को आप सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो उसी तरह 10 मिनट है, उसको मेरे को अगर सेकंड में करना होगा तो मैं इंटू 60 कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 400 इंटू 10, 4000 इंटू 10, 40,000 इंटू 6, ये इसका जीरो हो जाएगा, 6 4 जार 24, तो आपका ये आंसर आएगा 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 24 लाख, ठीक है, 24 लाख। और ये हीट का यूनिट क्या होता है, हीट एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, जूल होता है हीट एनर्जी का यूनिट, याद रखना। ओके, चलिए इससे एक और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, आप ही के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसमें उन लोगों ने बोला है कि एक सेल है, अ सेल इज कनेक्टेड टू 9 ohm resistance because of which 4000 joule heat is produced per second, और आपको पूछा है कैलकुलेट वी पूछा है आपको, ठीक है। अब आप थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ सेल इज कनेक्टेड टू 9 ohm रेजिस्टेंस, मतलब देखो आर दिया हुआ है 9 ohm, और क्या बोला है, बिकॉज ऑफ विच 400 बिकॉज ऑफ विच 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस पर सेकेंड। देखिए 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस पर सेकेंड, मतलब 400 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकेंड में। अब आप थोड़ा नोटिस करिए यहाँ पर, मेरा हीट का फॉर्मूला क्या था, मेरा हीट का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम था। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अगर ये सेकंड यहाँ पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड इज इक्वल टू पावर, है ना। तो ये क्या है, ये भी जूल अपॉन सेकंड है। तो बेसिकली इन लोगों ने आपको ये जो 400 जूल अपॉन सेकंड है ना, ये बेसिकली इन लोगों ने आपको पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो उसको 400 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर आप उसको 400 वैट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक वैट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 400 जूल अपॉन 1 सेकंड होगा तो वो 400 वैट होगा, है ना। तो वही है 400 जूल अपॉन 1 सेकंड 400 वैट है। तो आपके पास पावर कितना दिया हुआ इन लोगों ने, 400 वैट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है V। अब आपको एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें P भी है, V भी है और R भी है, PVR, थर्ड फॉर्मूला, है ना, थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है 9, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600 दैट इज 60 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज कितना आएगा, 60 वोल्ट आएगा, ओके। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से,
an electrical iron uses power of 1100 watt when set to high temperature. ठीक है, if it sets to lower temperature, power is 330 watt. Find current and resistance in two settings. ठीक है, मतलब देखिए बड़ा सिंपल सवाल है. आपके पास एक अप्लायंस है, ठीक है, जिसमें आप दो पावर सेट कर सकते हो. पहला पावर आप सेट कर सकते हो 1100 वाट का और दूसरा पावर आप सेट कर सकते हो 330 वाट का. ठीक है, दो पावर आप सेट कर सकते हो 1100 वाट एंड 330 वाट. नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हमको करंट निकालना है. ठीक है, तो मैं और कुछ दिया इन लोगों ने और कुछ चीजें नहीं दी हुई है. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में बोला है, हाँ उन लोगों ने बोला है वी दिया हुआ है, उन लोगों ने 220 वोल्ट दिए. ठीक है, वी दिया हुआ है 220 वोल्ट. आपको निकालना है करंट कितना होगा, हर एक अलग अलग केस में करंट कितना होगा. तो देखिए जब इसका पावर 1100 वाट है तब वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है. और यहाँ पर भी जब पावर 330 वाट है वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है. क्वेश्चन में दिया हुआ इन लोगों ने. ठीक है, तो बस मेरे को निकालना है कि जब 1100 वाट पे मैंने सेटिंग की थी, जब मैंने जो भी मेरा अप्लायंस है इलेक्ट्रिक आयरन है, जब मैंने उसको 1100 वाट पे मैंने रखा था उसको, तो यहाँ पर करंट कितना होगा. तो मेरे पास P है, मेरे पास V है, मेरे को I निकालना है. मैं यूज कर सकता हूँ P इज इक्वल टू V है, तो P इज इक्वल टू VI अगर मैं यूज करूंगा तो कितना आएगा, 1100 इज इक्वल टू 220 इंटू I. तो ये और ये कट हो जाएगा, 22 1 जार 22 5 जार. तो करंट कितना फ्लो होगा पहले वाले केस में, 5 एम्पियर. मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर आप उसको 1100 वाट की पावर पे रखोगे तो वो 5 एम्पियर का करंट यूज करेगा, 5 एम्पियर का करंट. ठीक है, अब उसके मुकाबले देखते हैं यहाँ पर कितना यूज हो रहा है. तो P इज इक्वल टू VI यूज करूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी I निकालना है. सो P कितना है, 330 है, इज इक्वल टू 220 इंटू I हो जाएगा. ये और ये कैंसिल, 11 2 जार 11 3 जार 3 इज इक्वल टू 2, तो 3/2 इज इक्वल टू I. तो ये कितना आएगा, 1.5 एम्पियर. मतलब जब आपने इलेक्ट्रिक आयरन को 330 वाट पे रखोगे तो करंट कंजम्पशन कितना होगा, 1.5 एम्पियर या फिर 1.5 एम्पियर का, है ना. तो मेरा फाइन करंट तो आ गया इन टू सेटिंग्स में, तो मेरा करंट दोनों सेटिंग्स में आ गया. अब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना. आप रेजिस्टेंस कैसे भी निकाल सकते हो. आपके पास P है, आपके पास V है, अब आपको R निकालना. तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R वाला. यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करूंगा, या फिर अगर जो बच्चे हैं जिनको क्लास 9th का थोड़ा बहुत पता है वो लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 220 दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है पहले केस में हमारा करंट कितना आया था, 5 एम्पियर आया था ना. तो 5 इंटू R, तो 5 1 जा 5 4 जा 44. तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा जब 1100 वाट पे होगा, 44 ओम्स. ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको 330 वाट पे लेकर आ गए तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो 220 है. उस वाले केस में करंट कितना फ्लो हो रहा था, 3/2 या फिर 1.5 इंटू R. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना होगा 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 440 डिवाइडेड बाई 3. 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 6 जा 18, 146.6 रेकरिंग आएगा. ठीक है, तो ये इतना ओम्स आएगा आपका रेजिस्टेंस. ओके, समझ गए. तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं. ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं इसमें. इन लोगों ने आपको दो पावर दिए हुए थे बस, और वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ था इन लोगों ने, तो इसलिए सिंपल था करंट और रेजिस्टेंस निकालना. ठीक है, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड. ये सब मैं आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. ठीक है, आपको बस बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करते हैं, मतलब कैसे एनालाइज करके हम कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बस मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी. ठीक है, ओके. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. हीट एनर्जी is being produced in resistance at the rate, या at the rate, ओके, मैं at the rate लिख रहा हूँ, at the rate of 100 watt. ठीक है, करंट
फ्लोइंग इज 3 एम्पियर। ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर निकालना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल है। पावर 100 वाट दिया हुआ है और आपके पास करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर का और हमको आर निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है यार, इससे सिंपल सवाल मार्केट में नहीं है आज। ठीक है, तो P है, I है, मेरे को R निकालना है। तो P कितना होगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। तो पावर 100 है, 3 का स्क्वायर इंटू R, 100/9 इक्वल टू R। 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 11.11 रेकरिंग आएगा। आप लोग लिख देना 11.11 ओम्स इज इक्वल टू R। ये आपका रेजिस्टेंस आएगा। ओके, दिस विल बी आवर रेजिस्टेंस। बड़ा सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ज्यादातर आता है क्योंकि मेरे हाथ में भी एक पेपर है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में, और ये सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि टू टंगस्टन बल्ब्स of power 50 watt and 60 watt, दो बल्ब है, एक का पावर 50 वाट है और एक का पावर 60 वाट है, ऑन 220 वोल्ट लाइन। अच्छा सॉरी, वर्क्स ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो, हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट फ्लो होगा बेसिकली। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सवाल है। आपके पास एक बल्ब दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको ना दो बल्ब दिए हुए हैं, एक का पावर है 50 वाट और एक का पावर है 60 वाट। आप इन दोनों को किसमें आपने कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल है। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, है ना। दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो वो ये मतलब आमने सामने एक दूसरे के। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट किया है ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया, मतलब बेसिकली 220 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस उसको हमने कनेक्ट किया। अब आपको अब अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, शायद आप भूल गए होंगे। पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मतलब ये जो एक नंबर रहता है जिसके आगे बी लिखे रहती है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये हमेशा सेम रहता है अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये हमेशा सेम होता है। तो अगर ये 220 वोल्ट है तो ये भी 220 वोल्ट होगा और ये भी 220 वोल्ट होगा। तो अभी आपके पास पावर है, अभी आपके पास V है, अभी आपके पास पावर है, अब आपके पास V है। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते, क्या लिखा है, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई ठीक है, हाउ मच करंट विल फ्लो, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट। सर्किट का मतलब होता है ये पूरे इसमें कितना करंट फ्लो होगा, मतलब करंट यहाँ से आएगा फिर ऐसे ये पूरा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर करंट आया, इधर से करंट गया, यहाँ पर करंट हो गया, इस पॉइंट पे करंट डिवाइड गया, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, फिर ये करंट यहाँ से पास होकर, यहाँ से पास होकर, यहाँ से पास होकर वापस ये दोनों करंट क्या हो गए, वापस ये दोनों करंट मिलेंगे और फिर वापस करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस मिलेंगे, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर वापस मिलेंगे, चलता जाएगा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली अगर मान लीजिए अगर मैंने निकाल दिया कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है और अगर मैंने निकाल दिया यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों करंट आगे जाकर मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो करंट है वो प्लस यहाँ पर जो करंट है वो, उन दोनों का एडिशन आपको देगा यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। बात वही है, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, फिर बाद में आकर यहाँ पर मिल भी तो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर निकालना है यहाँ पर करंट कितना है। तो मेरे पास P है, मेरे पास V है, मैं I इजिली निकाल सकता हूँ। कैसे करूंगा, P इज इक्वल टू V है, पावर 50 दिया हुआ है, V 220 दिया हुआ है, मेरे को I निकालना है। ये और ये कट हो जाएगा, 5/22 इज इक्वल टू I, ये मेरा करंट है, मतलब इसमें से 5/22 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 60 इज इक्वल टू 220 इंटू I हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6/22 इज इक्वल टू I हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 6/22 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो रहा है 5/22 एम्पियर और यहाँ से कितना हो रहा है 6/22 एम्पियर। दोनों आगे जाकर मिलेंगे तो कितना होगा, 5/22 प्लस 6/22 इज इक्वल टू I।
5 प्लस 6 कितना होता है 11/22 इज इक्वल टू आई, तो ये कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू आई, मतलब 0.5 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा ना वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सिंपल था, बड़ा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, तो क्योंकि एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वैटेज 100 वाट एंड 60 वाट कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एक सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। अच्छा, एक वेराइटी बता देता हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। ओके, वेराइटी कुछ इस तरीके से, बड़ा सिंपल वेराइटी है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ अगर आपको ऐसा पूछा है कुछ एनर्जी कंजम्पशन या हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी कंज्यूम, ऐसे कुछ पूछा ना, तो आप हमेशा याद रखना कि हम फॉर्मूला लगाते हैं पावर इनटू टाइम का। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, जो पावर होता है ना वो हमेशा किलोवाट में होता है और टाइम जो होता है वो हमेशा आर में होता है। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक रूम है, इस रूम में मैंने एक बल्ब लगाया और इस बल्ब का जो पावर है वो है 100 वाट। कितना है इसका पावर? 100 वाट है, ठीक है। और इसको मैं दिन में चलाता हूँ मान लो 10 घंटा। तो क्वेश्चन पूछा है इसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है, एनर्जी कंजम्पशन कितना है इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? पावर इनटू टाइम लगाऊंगा, बट पावर किस में होना चाहिए? किलोवाट में होना चाहिए। अब ये आप याद रख लीजिए, जिसको पता नहीं है, वाट में अगर आपके पास कोई भी चीज है, अगर आपको उसको किलोवाट में करना है तो आप क्या करोगे, उसको सिंपली डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, तो आपका जो भी आंसर है वो किलोवाट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए जैसे यही है, ये 100 वाट है, अगर इसको मेरे को किलोवाट में करना है तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000 करूंगा, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा? ये कट ये कट ये कट ये कट 1/10 कितना होता है? 0.1 किलो वाट। तो मेरा जो पावर है वो किस में आएगा? किलोवाट में आएगा। तो पावर में कितना लिखूंगा? 0.1 किलो वाट इंटू टाइम कितना होता है? टाइम कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा 10 आवर। 0.1 इंटू 10 कितना होता है? 1 किलो वाट आवर। दिस इज माई एनर्जी कंजम्पशन। ये मेरा है एनर्जी कंजम्पशन। तो 1 किलो वाट आवर का एनर्जी कंजम्पशन है मेरा। ओके, चलिए ऐसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। ओके, तो आप चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन देते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये 2 अप्लायंस है, एक अप्लायंस है टीवी और एक अप्लायंस है रेडियो, ठीक है। टीवी का जो पावर है मान लीजिए वो 100 वाट है और उसको हम चलाते हैं दिन में लेट्स से 30 मिनट। और आपके पास एक और अप्लायंस है रेडियो जिसका पावर है 200 वाट, बट आप उसको दिन में चलाते हो सिर्फ 10 मिनट। तो सवाल ये है किसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। तो मैंने जस्ट आपको बताया था अभी, एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम है, जिसमें आपका पावर होना चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आर में, ठीक है। तो मैं वही करूंगा यहाँ पर, मैं एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? किलोवाट में, टाइम कितना है? आर में। 100 वाट मतलब कितना किलोवाट होता है? 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इनटू 30 मिनट मतलब कितना आवर होता है? अब जिसको ये नहीं पता वो देख लीजिए, अगर आपके पास मिनट है, अगर आपको इसको आर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, आप मिनट को सिंपली डिवाइड बाय 60 कर दो, तो आपका आंसर आर में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब कितना होता है? आधा घंटा होता है ना, आधा घंटा, 1 घंटे का आधा। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप 30 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको आधा घंटा ही मिलेगा। तो 30 मिनट्स डिवाइड बाय 60 ये आपको आवर्स में देगा, ठीक है। ये कट ये कट ये भी कट ये भी कट ये और ये भी कट, तो बचा क्या? 3 1 जा 3 2 जा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1/20 ये किलोवाट आवर, 1/20 किलोवाट आवर। अब इसका देखते हैं, इसको मैं किलोवाट में और इसको इंटू आवर्स में करना है, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा इसको कैसे करते हैं। 200 वाट को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और ये कितना ये कितना है? 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 मिनट्स। जो देखो ये जो मिनट है ना, ये जो मिनट है ना उसको 60 से डिवाइड कर दो, बस कर दो, आवर्स में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 60, ये 2 0 कट ये 2 0 कट ये भी कट ये भी कट, तो आंसर कितना आएगा? 1/60 किलोवाट आवर। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर तो शायद फिर ये आंसर बड़ा है ना, ये बड़ा है, एनर्जी कंजम्पशन बाय रेडियो इज बड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई इनका डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसा नहीं होता, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और क्या इसको पॉइंट्स में लेकर आना पड़ेगा। देखते हैं पॉइंट्स में किसका ज्यादा है, ठीक है। 21 0.0005, तो इसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है? 0.0005
0.05 किलोवाट आवर। और इसका कितना है, इसका एनर्जी कंजम्पशन है 61 0.000 61 ज़ा 60 कितना बचा 40, यहाँ पर एक और जीरो आ गया 36 0.016, तो इसका कितना आएगा 0.016 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। तो अगर आप टीवी को 30 मिनट चलाओगे तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। एक छोटा सा लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं वो क्या है। देखिए 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 घंटे का मतलब कितना होता है 3600 सेकेंड्स होता है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। आप देख सकते हो 1 घंटे में 3600 सेकेंड कैसे होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3600 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि वैट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, 1 वैट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड होता है। तो 1000 वैट मतलब कितना होगा 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड होगा इंटू 3600 सेकेंड। ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 किलो वैट आवर कितना आएगा 36 और कितने जीरो है 5 जीरो जूल्स, 36 और 5 जीरो जूल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो। ओके, चलिए एक चीज बताया तो अभी ना, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिए कि 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। हमेशा याद रखना 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रूम है और इस रूम में 2 बल्ब लगाए हैं। ठीक है, 2 छोटे छोटे बल्ब लगाए हैं। एक का पावर है मान लीजिए 60 वाट और दूसरे का पावर है मान लीजिए 100 वाट। इसको मैं चलाता हूँ दिन में 4 घंटा और इसको मैं दिन में चलाता हूँ मान लो 5 घंटा। ठीक है, ऐसे में कितने दिन चला रहा हूँ इसको मैं, ऐसे मैं इसको 30 डेज चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इसको मैं 30 डेज चला रहा हूँ। अगर मान लीजिए अभी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं अभी आपको पता चलेगा। तो पहले तो हम इसको अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 बल्ब है, पावर 60 वाट है, आप उसको दिन में 4 घंटा चलाते हो। पावर 100 वाट है, आप उसको दिन में 5 घंटा चलाते हो। ऐसे आपने रोज 30 दिन चलाया, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा। बड़ा सिंपल है, एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, किलोवाट इंटू आर होता है ना। पहले बल्ब का कितना होगा 60 वाट, 60 वाट को मैं कन्वर्ट करूंगा किलोवाट में, डिवाइड बाय 1000 कितना है 4 आवर्स है, इसको मैं सिंपली 4 आवर्स ही रहने दूंगा। ये पहले बल्ब का हो गया। ठीक है, दूसरे बल्ब का प्लस 100 वाट है, इसको मैं किलोवाट में करने के लिए इसको मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगा, ये मेरा किलोवाट में आ गया, इनटू कितना घंटा चला रहा इसको 5 घंटा। ठीक है, 5 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट 6 4 24 डिवाइडेड बाय 100 किलोवाट आवर, प्लस ये कट 5 10 50 डिवाइडेड बाय 100 किलोवाट आवर। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कितना होगा 100 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 24 74 किलोवाट आवर। ये मेरा एक दिन का कंजम्पशन है, एक दिन का। ठीक है, मेरे को 30 दिन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इंटू 30 करूंगा, ये कट और ये भी कट। 74 इंटू 3 कितना होता है 4 3 12 7 से 21 2 2 2 बाई 10 किलोवाट आवर। ठीक है, एक बार चेक करना 12 22 बराबर 2 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये कट पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपका कितना एनर्जी कंजम्पशन कितना है 22.2 किलोवाट आवर। ये कितना है फॉर 30 डेज, 30 दिन का कंजम्पशन है, 30 डेज का कंजम्पशन है। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर उनको एक्सटेंड करना ना, वो लोग एक चीज और ऐड करते हैं, पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हाउ मच इट इज इन यूनिट्स, कितना यूनिट है। अब हमको पता है 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है, तो 22.2 किलोवाट आवर का मतलब कितना यूनिट होगा 22.2 यूनिट्स होगा। सिंपल है। ठीक है, अच्छा इसमें वो एक चीज ऐड करते हैं, पता है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालो। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए मतलब पैसों की लेन देन हो रही है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाकर दुकान में जाओ और आप कुछ सेब लेकर आओ, तो जब आप दुकान में जाओगे और सेब लेकर आओगे तो आप पहले जाकर उनसे पूछोगे कि 1 किलो का रेट कितना है। उसी तरह यहाँ पर भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं तो हम यहाँ पर एक
चीज बोलते हैं कि एक यूनिट का कितना रुपए होगा, एक यूनिट का। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेंगे, ठीक है, बोल देंगे क्वेश्चन में बोलेंगे कि ₹5 पर यूनिट है। ₹5 पर यूनिट का मतलब क्या क्या होता है कि एक यूनिट का आपको 5 रुपए देना, एक यूनिट का 5 रुपए देना, ठीक है। अब इस केस में आपको कितना यूनिट है, 22.2 यूनिट्स है। तो अगर एक यूनिट का 5 रुपए है तो 22.2 यूनिट्स का कितना रुपए देना पड़ेगा, 22.2 इंटू 5, 5 टू 10, 5 टू 10, 11, 5 टू 10, 11। तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, ₹111। सो 111 रुपए आपको 11 हो गया ना, ठीक है, हाँ, 5 टू 10, 11, ठीक है, आपको 111 रुपए देना पड़ेगा। आपका लाइट बिल जो आएगा वो 111 रुपए आएगा। ओके, समझ गए। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है, राइट। इसमें हम और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, आई थिंक इतना ही है फिर, देख लेते हैं। ओके, ठीक है, इतना ही, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक और पार्ट आई थिंक रह गया है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जिस छोटा सा पार्ट है, हालांकि ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस में नहीं है, बट ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ, कि काम आ जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, तो इरेज कर देता हूँ जल्दी से। ओके, क्वेश्चन ये है कि 6 मीटर लॉन्ग वायर हैज रेजिस्टेंस 22 ohms, ठीक है। द वायर इज हाफ्ड, द वायर इज हाफ्ड, हाउ विल रेजिस्टेंस वेरी। तो देखिए, इसका जो जवाब है ना वो बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास एक वायर है, अगर उसकी लंबाई जो भी है, अगर आप उसको कट करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक वायर की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर आप वायर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। यहाँ पर इन लोगों ने बोला है हाफ कर दिया है, 6 मीटर का वायर है, अगर आप उसको कट कर दोगे तो जाहिर सी बात है उसका लेंथ भी कम हो जाएगा, अगर लेंथ कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। 6 मीटर वायर है, आपने उसको आधा किया, तो आपको जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जब आपका रेजिस्टेंस 22 ohms था तब लेंथ कितना था, 6 मीटर था। अब जब आप लेंथ उसको 3 मीटर कर दोगे तो आपको जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 11 ohms हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब उन लोगों ने क्या बोला है, उन लोगों ने बोला है कि अगर मैंने ये जो वायर कट किया ना, अगर मैंने जो भी वायर है, मान लो ये एक वायर है 22 ohm का, इसका रेजिस्टेंस 22 ohms है, और ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 11 ohms है। जब मैं इन वायर्स को 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा, मतलब इन वायर को अगर मैंने मान लो कनेक्ट कर दिया, ये 22 ohms को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट, और इस 11 ohm को मैंने कनेक्ट कर दिया मान लो अगेन 220 वोल्ट, तो सवाल ये है कि पावर कितना होगा, ठीक है, पावर कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, मेरे को पी निकालना है ना दोनों केस में, तो निकाल दूंगा ना। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें पी वी आर दोनों है, तीनों है, पी वी आर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, सही आ जाएगा। यहाँ पर भी पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगा दूंगा, ये आ जाएगा, सिंपल है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं ये वाले क्वेश्चन में, बट फिर भी मैंने आपको सोचा बता दूं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है, मैं कुछ मिस करना चाहता नहीं था इसीलिए। ओके, चलिए, सो इस चैप्टर से इतना ही है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जाता है कि हम लोग नाइक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं, कि व्हाई डू वी यूज नाइक्रोम एंड टंगस्टन, और व्हाई डू वी यूज एलॉय इन हीटिंग डिवाइसेस। उसका रीजन दो है, आपको वो पता होना चाहिए। एक रीजन है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग हमेशा कोई भी एलॉय हो हम हीटिंग डिवाइस में हम हमेशा एलॉय यूज करते हैं, उसका दो रीजन है। एक रीजन ये है कि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी देर तक वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसका जो दूसरा रीजन होता है वो ये होता है कि इट हैज आप बोल सकते हो कि इनका जो रेजिस्टिविटी रहता है, दे हैव गॉट हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए आ गया तो आप ये लिख देना कि एलॉयज एट हाई टेम्परेचर
alloys at high temperature does not oxidize easily, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर पर। सो यही 3 रीजंस के कारण हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं आयरन में और बाकी सारी हीटिंग डिवाइस में, और टंगस्टन यूज करते हैं हम लोग फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट किसका? ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।